बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। पहली ख़बर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को एक इंतहाई अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने मुश्किल में डाल दिया है। ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर जज कौन हैं और किस इशू पर उन्होंने अपने इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने दो फ़ैसलों का इंदिया दिया है। उसे इंदिया भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने अंदाज से देखूं तो मैं तो ये कहूँगा कि उन फ़ैसलों के हवाले से बंदयाल साहब ने जो अपना माइंड है वो माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। अब वो मुमकिना तौर पे दो फ़ैसले कौन से हैं और उनमें से वो कौन सा फ़ैसला है जो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ के ख़िलाफ़ जा सकता है। तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों की इजाज़त से दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपके खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो कि चंद रोज़ पहले फ़्रांस और बरतानिया के दौरे से वापस आए हैं, और उन्हें अब नाज़रीन हुआ ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने चंद रोज़ पहले अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडेन, उनके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगला। अब नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारत में शंघाई तामन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, उसमें शिरकत की बाज़ाब्ता तौर पे ख़ुद टेलीफ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब को शिरकत की दावत की है। तो ये 4 जुलाई को इजलास होने जा रहा है। और इससे पहले जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा का जो सरबराही इजलास था जो कि भारत में हुआ था, उसमें जाके वो शरीक हुए थे, तब भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आराज़ सामने आई थी कि बिलावल ज़रदारी साहब को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और फिर जब बिलावल ज़रदारी साहब वहाँ पे गए थे तो उस दौरे के दौरान जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जो इस्तकबालिया दिया गया, तो वहाँ पर भी हाथ नहीं मिलाया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। लेकिन आज अब ये जो भी कंट्रोवर्सी बिलावल ज़रदारी साहब के दौरे भारत से हुई, अब ये जो दावत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस तंजीम के इजलास में शिरकत करने का फ़ैसला किया है। लेकिन अब तक की नाज़रीन जो इतलात हैं, इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए भारत में होने वाले शंघाई तामन के इस इजलास में जो है वो शरीक होंगे। और इस इजलास की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि ईरान, जो कि नया इस तंजीम का मेंबर बना है, वो पहली मरतबा शंघाई तावन की तंजीम के इस इजलास में जो है वो शरीक होगा। दूसरी ख़बर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तहिक तबका है उसके लिए बुरी ख़बर है। लेकिन ये एक वक्ती तौर पे बुरी ख़बर है, क्योंकि जो सेहत कार्ड यानी जो असल ख़बर है वो नाज़रीन ये है कि जो सेहत कार्ड के ऊपर एक सहूलत पंजाब हुकूमत एक्सटेंड कर रही थी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, जाके किसी भी मर्ज़ का, उसमें दिल के मरीज़ों का इलाज भी शामिल था, जाके अपना इलाज करवा लें। अब नाज़रीन यह हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने, निगरान हुकूमत ने इस सेहत कार्ड पर जो दिल के अमराज़ क़ल्ब का जो इलाज की जो ऑफ़र दी जा रही थी, वो ऑफ़र अभी जो है वो वापस ले ली है। और कहा नाज़रीन यह गया है प्राइवेट अस्पतालों को पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जब तक इस बात की डिटर्मिनेशन नहीं हो जाती, जब तक इस बात का तयन नहीं हो जाता कि कौन से मुस्तहिक मरीज़ हैं जिनका इलाज जो है सेहत कार्ड के ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त हो सकता है, तब तक जो है ये इलाज मालजे की अमराज़ क़ल्ब की जो सहूलत है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये फ़ैसला तो अच्छा है, ज़ाहिर सी बात है कि जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, जो एक आम शख्स है, उसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के ज़रिए वही सहूलत हासिल है। और दूसरी तरफ जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, बेदरेक वसाइल मौजूद हैं, वो भी अगर सेहत कार्ड के ज़रिए फ़ायदा उठाएँ तो ये तो फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है कि जिनके पास वसाइल हैं वो भी मुफ्त इलाज कराएँ और जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो भी मुफ्त इलाज कराएँ। तो ये हुकूमत पंजाब का अच्छा फ़ैसला है जो आवाम के वसाइल हैं उनको बचाने के लिए और उन्हें सिर्फ मुस्तहिक लोगों तक टारगेट करने के लिए
लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि ये जो डिटर्मिनेशन होनी है कि मुस्तहिक अफराद कौन है, ये अगर जल्द हो जाए ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं वो इलाज की मराज क़ल्ब के इलाज की जो सहूलत है इससे ज़्यादा देर तक जो है वो महरूम ना रह सकें। अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो 2 अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मुमकिना तौर पे बंदियाल साहब ने 2 फ़ैसलों का इशारा दिया है, उसमें एक जो फ़ैसला है वो आप जानते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से 19 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, उसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसका सरबराह काजी फ़ाइज़ साहब को और उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को शामिल किया गया। 19 मई को ये नोटिफिकेशन हुआ और 23 या 22 मई को इस कमीशन का पहला इजलास हुआ। तो पहले इजलास के बाद जो मुतल्लिका लोगों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें आबिद ज़ुबैरी साहब थे, जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, जिसमें क़य्यूम सदीकी साहब थे, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब थे। तो इन्हें 27 मई को जो है वो कमीशन ने बुला लिया कि ये जो ऑडियोज़ आपकी आई हैं इसके ऊपर आके आप जवाब दें, क्योंकि कमीशन का जो मैंडेट था वो कोई 8 ऐसी मुख्तलिफ वीडियोज़ थे जिसका जायज़ा उस कमीशन ने लेके इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर मुरतब करके जो है वो हुकूमत को पेश करना थी। अच्छा, ये भी एक हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें, बदकिस्मती कह लें कि 19 मई को इजलास होता, 19 मई का नोटिफिकेशन जारी होता है, 22-23 मई को कमीशन का पहला इजलास होना होता है और 30 माह की जो मियाद है वो 19 जून को ख़त्म हो रही थी, 18 जून को ख़त्म हो रही थी। तो आज हम 1 जुलाई को बैठे हैं, यानी आज अगर वो कमीशन उसको अगर स्टे ऑर्डर दे के काम से ना रोका जाता तो वो कमीशन की जो भी रिपोर्ट है, उन ऑडियो लीक्स की जो भी हकीकत सदाकत है, जो मुतल्लिका लोग थे आके स्टेटमेंट दे देते, तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के स्टे ऑर्डर की वजह से आज भी ऑडियो लीक कमीशन की जो इंक्वायरी है वो मामला वहीं का जूं का तूं है, वहीं का रुका हुआ वहीं पे ठहरा है। तो हुआ नाज़रीन ये कि उस कमीशन के ख़िलाफ़ जो 5 रुकनी बेंच बना उस पर हुकूमत की जानिब से 31 मई को जो आइंदा की तारीख़ थी उस 5 रुकनी बेंच के मुकदमे की समाअत की ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ 31 मई को हुकूमत ने उसके ऊपर एतराज़ात फ़ाइल किया कि बंदियाल साहब ये मुकदमा ना सुने, क्योंकि उसमें एक जो ऑडियो है वो बंदियाल साहब की जो है वो खुश दामन साहबा से मुतल्लिक है। उसमें यह हुआ कि हुकूमत ने कहा कि हम तहरीरी आर्गूमेंट्स हमने एतराज़ जमा करा दिया है, तो अदालत ने कहा कि इसके ऊपर डिटेल हेयरिंग करके हम फैसला करेंगे। तो 6 जून का इजलास हुआ, 6 जून को दलाइल दिए गए दोनों तरफ से और फिर उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर दिया। अब वो उसमें फ़ैसला क्या हो सकता है, आज जैसा कि मैं कह रहा था कि 1 जुलाई है, 25 दिन गुजर चुके हैं, तो किसी को नहीं मालूम कि उस केस में फ़ैसला क्या होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक और मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस केस में जो उनका माइंड है वो उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया कि वो क्या फ़ैसला सादिर करने जा रहे हैं। लेकिन वो जो भी फ़ैसला सादिर करने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जज ने अपनी राय दे के उस मुमकिन फ़ैसले के हवाले से बंदियाल साहब को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपना माइंड कैसे डिस्क्लोज़ किया कि मुमकिन तौर पर उनका फ़ैसला था क्या। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमे की जो समाअत चल रही है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, उस मुकदमे की समाअत के दौरान पहले तो काजी फ़ाइज़ साहब बेंच से अलग हो गए, फिर सरदार तारिक मसूद साहब बेंच से अलग हो गए और फिर तीसरी समाअत के ऊपर जस्टिस मंसूर शाह के ऊपर हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। जब हुकूमत ने एतराज़ उठाया कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके एक करीबी अजीज़ जो हैं जवाद ख्वाजा साहब वो पटिशनर हैं, तो मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो जब ये एतराज़ वफाकी हुकूमत ने उठाया तो बंदियाल साहब जो हैं वो भरम हो गए, गुस्सा उनके चेहरे से नज़र आ रहा था। तो बंदियाल साहब ने कहा, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से नाज़रीन ये नज़र आ रहा है कि ये जो इस केस में ऑडियो लीक कमीशन केस में जो बंदियाल साहब पे एतराज़ था उसमें जो फ़ैसला महफूज कर रखा है, तो मुमकिन तौर पर बंदियाल साहब का फ़ैसला क्या हो सकता है, उनकी ज़ात का क्या फ़ैसला है। बंदियाल साहब ने नाज़रीन उस केस की समाअत में जब एतराज़ हुकूमत ने उठाया मंसूर अली शाह साहब पे, तो उनके रिमार्क्स नाज़रीन कुछ यूँ थे, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो हाँ जी, ये मैंने निकाले हैं जी। बंदियाल साहब ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप मंसूर अली शाह पे एतराज़ जानिबदारी पे उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पे उठा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने
जस्टिस मंसूर अली शाह पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे कहा, अब इससे उनके माइंड के अंदर क्या फ़ैसला है जो उनके ऊपर उनकी ज़ात पे एतराज़ है कि उनकी अपनी खुश दामन की ऑडियो है, तो लिहाजा वो केस ना सुने। तो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप वज़ीर आज़म से पूछेंगे कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। यानी रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर चीफ साहब की अपनी रिमार्क्स के मुताबिक, उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया, वज़ीर आज़म साहब से पूछा जाए। अब ये तो था मंसूर अली शाह साहब का मामला, लेकिन इन रिमार्क से नाज़िम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उनकी ज़ात की हद तक फ़ैसला है, उनकी खुश दामन की ऑडियो लीक का मामला है, उसमें भी गालिबन वो इसी किस्म का फ़ैसला देने का इरादा रखते थे या इरादा रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने, जो कि मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि उन्होंने इसी रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ खुद को बेंच से अलग कर लिया, बल्कि 3 सफ़ात का एक नोट भी लिख दिया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इस बात का शाइबा मौजूद है, क्योंकि आवाम तो इस बात की तकसीम नहीं कर सकते, तफरीक नहीं कर सकते कि जो एतराज़ उठाया गया है वो बुनियादी हकूक़ के मुकदमे में उठाया गया है या अवामी मफाद आमा के मुकदमे में उठाया गया है। लेकिन अगर इस बात का किसी जगह पे डाउट मौजूद हो, शाइबा मौजूद हो कि एतराज़ आने के बाद अदलिया की जो गैर जानिबदारी है और जो अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद है मजरू हो सकता है, तो जज साहब को फौरी तौर पर वो केस सुनने से इनकार कर देना चाहिए। अब चीफ साहब का इरादा तो बाज़ारी से रिमार्क से लगता है कि वो रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर उस बेंच को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इसी केस में चीफ साहब के रिमार्क के बाद जो मंसूर अली शाह साहब का नोट आया है, उस नोट ने जो है वो बंदियाल साहब को मुश्किल में डाल दिया है। अब दूसरा मुमकिन तौर पर फैसला बंदियाल साहब का क्या है, वो नाज़िम आप जानते हैं कि जो जस्टिस कादी फायसा के हक़ में जो फैसला आया आखिरी 6-4 से, जिसमें जो लंदन फ्लैट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बेहुदा नोयत के सवालात अपने इल्ज़ामात लगाए गए नामज़द चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब पे, उस पर जो क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर कानून, उस वक्त के बाकी दीगर हुकाम शहजाद अकबर और सदर आरिफ अलवी की तरफ से उस क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर एतराज़ात लगे थे। अब वो क्यूरेटिव रिव्यू का जो एक ऑप्शन लिया गया, एक कंसेप्ट लिया गया, वो भारत से लिया गया। भारत में क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन इसलिए दिया गया कि अगर आपको हेयरिंग का मौका नहीं मिला तो आपके नज़र षानी की दरख्वास्त एज ए क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो इंटरटेन हो सकती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दूसरे नज़र षानी का तो तसव्वुर मौजूद नहीं। अब इसमें मुमकिन तौर पे आपको पता है कि जो नज़र षानी की दरख्वास्तें आई थी क्यूरेटिव रिव्यू की, उस पर हुकूमत ने दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक विड्रॉल की एप्लीकेशन दायर की थी। बंदियाल साहब ने चैम्बर में उसमें समाअत की थी और मंसूर अली शाह साहब ने अपने जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, मुझे बार बार वो कहते हैं कि आप मेरा नाम सही नहीं लेते और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने जाके आर्गू किया। आर्गू करने के बाद वो फैसला महफूज कर लिया गया था और वो महीना गुजर चुके हैं, अभी तक वो 3 सत्रों का फैसला भी जो है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन आज हुकूमत ने जो एक कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ रिव्यू एक्ट के नाम से, उसमें भी फ़ैसला महफूज है। उस केस की समाअत के दौरान बंदियाल साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो इसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपको हेयरिंग का मौका ना मिले तो फिर क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है। अब इसमें भी बंदियाल साहब ने मुमकिन तौर पे इशारा दे दिया है कि क्यूरेटिव रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो पाकिस्तान में भी बज़ाहिर जो है उसे लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब उसमें नाज़रीन एक जो चीज़ है कि हुकूमत तो विड्रॉल की एप्लीकेशन दायर कर चुकी है और इसमें अगर विड्रॉल की एप्लीकेशन के होते हुए अगर बंदियाल साहब ने ऐसा कोई फ़ैसला दे दिया जो कि अगर ये कह दिया कि क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है, क्योंकि उस केस में नाज़रीन हुआ ये था कि क्यूरेटिव रिव्यू इसी बुनियाद के ऊपर दायर किया गया था कि इसमें वज़ीर कानून ने नज़र षानी की दरख्वास्त दायर नहीं की, फ़रोग नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने नज़र षानी की दरख्वास्त दायर नहीं की, लिहाजा उन्हें हेयरिंग का मौका नहीं मिला तो क्यूरेटिव रिव्यू का उन्हें ऑप्शन दिया जाए। इस केस में अगर बंदियाल साहब ने फ़ैसला दिया तो नाज़रीन वो बज़ाहिर तो जाएगा अपने काजी फायसा साहब के ख़िलाफ़ के क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है, लेकिन उसकी आईनी और कानूनी तौर पे कोई हैसियत इसलिए ना होगी क्योंकि वफाकी हुकूमत अगर वो क्यूरेटिव रिव्यू टेकअप हो भी जाता है तो वफाकी हुकूमत जो है वो जाके लार्जर बेंच में जाके कह देगी, उसमें मौजूदा जो वज़ारत कानून है वो जाके कह देगी, मौजूदा जो वज़ीर कानून है वो जाके कह देंगे,
शहजाद अकबर साहब तो पाकिस्तान वापस आ नहीं रहे, वो तो उनका मामला इश्तिहारी वाला हो गया है। तो उसमें भी अगर ये फ़ैसला ऐसा हुआ कि कैरेक्टर रिव्यू हो सकता है, तो उसका भी कोई फ़ैसला नहीं होगा। यानी गो के उसमें टारगेट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बज़ाहिर जो है, जो एक इम्कान नज़र आ रहा है, वो हमारे नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उस फैसले का भी कोई फ़ैसला या कोई नुकसान जो है वो काजी फैसल साहब को नहीं होगा। यानी वो टारगेट तो होंगे, लेकिन उसका उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखते हैं क्या फ़ैसला सादिर होता है और कब तक ये फ़ैसला अनाउंस किया जाता है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।